विवाह के तीसरे वर्ष में उस सीईओ की पत्नी चुपचाप विदेश उड़ गई अपने छोटे भाई से मिलने, जो चांदनी रोग से पीड़ित था। वहां अचानक उनकी अंतरंग तस्वीरें खिंच गईं और वायरल हो गईं। घबराई हुई वह जल्दी से लौटी और जैसे ही विमान से उतरी, उसके फोन पर अनगिनत मिस्ड कॉल और संदेश थे। उसने आखिरी वॉइस मैसेज चलाया, परिवार के बुजुर्ग चले गए, यह संदेश देखते ही मुझे तुरंत फोन करो। वो कहिंसी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने बेतहाशा मेरा नंबर मिलाया। आपने जो नंबर डायल किया है वह मौजूद नहीं है। उसने हार नहीं मानी और अपनी नंदलू जिक्सी को फोन किया। जैसे ही कॉल जुड़ी, आवाज आई, कल ही अंतिम संस्कार हो गया। तलाक के कागजात वकील ने गू परिवार के पुराने घर पर छोड़ दिए हैं। लू युआन की इच्छा है कि तुम उसे मुक्त करो और हमारे लू परिवार को भी। गू कैंगसी का सिर फटने लगा। बौखलाहट में स्वाभाविक रूप से उसने सब नकारना शुरू कर दिया। फोन हैक कर लिया क्या? कौन सा तलाक? तुम्हें क्या अधिकार है? सोंग हुआई शू का पैर टूटा हुआ है। मैंने उसके भाई से वादा किया था कि उसका ख्याल रखूंगी। तुम किसी मृत इंसान को मेरे ऊपर हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि लू जिक्सी ने फोन काट दिया। गू कैंगसी गुस्से से पागल हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वे इतने निर्दयी हो सकते हैं। उसने तुरंत अपने पिता गू युनटिंग को फोन किया, पहले की तरह बिना शर्त आश्रय की उम्मीद में। लू युआन पागल हो गया है। उसने वाकई तुमसे तलाक ले लिया। पागल तो मैं हूँ। गुकेंग, अपना फोन ठीक से देख। तुम्हें पता है मैं पहले से ही बहुत कठिन दौर में हूँ। उस लड़के की वजह से तुमने अपने पति के एकमात्र परिजन को गुस्से में मरवा दिया। तुमने गू परिवार की नाक कटवा दी। मैं चेतावनी देता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ वह एहसान फरामोश भेड़िया इस घर की दहलीज पर कदम नहीं रखेगा। गू कखिंगसी सन्न रह गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस पिता ने हमेशा उसे सबसे ज्यादा प्यार किया वही इतने कठोर शब्द कह सकते हैं। वह लड़खड़ाती गिरती पड़ती किसी तरह पहुंची। गू परिवार के पुराने महल में जाने पहचाने नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे खुले पड़े थे और जो घर हमेशा गर्म रोशनी से भरा रहता था वह आज तीखे सफेद रंग में डूबा हुआ था। सफेद रेशम का समंदर उसकी आंखों से टकराया। बीच हॉल में बचपन से देखी जाने वाली शीशम की अष्टदिक्पाल मेज हटा दी गई थी। उसकी जगह एक अस्थायी शोक सभा स्थल बना दिया गया था। सफेद डेजी के फूलों से घिरी एक बड़ी श्वेत श्याम तस्वीर, छठी बड़ी मालकिन की। पूरा गू परिवार, दादा गू हेडिंग से लेकर पिता गू युनडिंग तक, सभी बिना किसी अपवाद के काले कपड़ों में मालकिन लू की ताबूत के पास बैठे थे। लू परिवार ने अपना शोक स्थल नहीं बनाया था। दादा को लू परिवार का कर्जदार महसूस होता था, इसलिए उन्होंने खुद अपने समधियों के लिए यह स्थल बनाया था। उस कहिंसी की छाती पर जैसे भारी घूंसे की तरह पड़ा। वह अब खड़ी नहीं रह सकी। उसके पैर लड़खड़ाए और वह धम्म से संगमरमर के फर्श पर गिर पड़ी। वह घुटनों के बल बैठी रही। किसी ने उसे उठाने की जहमत नहीं उठाई। किसी ने एक नजर तक नहीं डाली। गुवंडिंग बेजान चेहरे के साथ आगे आए, कागजों का एक पुलिंदा उठाया और उसके सामने पटक दिया। तलाकनामा के 5 बड़े अक्षर गू करिंगसी की आंखों में गहरे उतर गए। दस्तखत करो, फिर मालकिन लू को जाकर 3 बार माथा टेको। इस वक्त तुम बस इतना ही कर सकती हो। गू कैंगसी उस कागज को घूरती रही। उसके नाखून हथेली में धंस गए, लगभग खून निकलने की हद तक। उसे यकीन नहीं आया कि जो पिता कभी व्यापार जगत में अपनी धाक रखते थे वही आज अपनी बेटी को इतने अपमानजनक कागज पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उसकी माँ मालकिन गू उसके बगल में खड़ी थी, आंखें लाल, होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन अंत में वह भी एक अनकही आह बनकर रह गई। गू कहिंसी ने सिर उठाया। माँ बाप के ठंडे चेहरों को पार करते हुए उसकी नजर सीधे उस व्यक्ति पर जा टिकी जो सर्वोच्च आसन पर विराजमान था। दादाजी, गू हेडिंग, लू युआन कहाँ है? वह कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मुझे खुद उन्हें सब समझाना है। उसे अब भी यकीन था कि यह सब बस एक गलतफहमी है। बस लू युआन से एक बार मिल ले। बस उन्हें साफ साफ बता दे कि वह और सोंग हुआई शू बिल्कुल निर्दोष हैं। फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। गू हेटिंग की आंखें कसकर बंद थीं, जैसे कोई ध्यान मग्न महात्मा। उनकी चौड़ी हथेली में कई वर्षों से घिसी हुई चंदन की माला एक सधी हुई लय में फिरती जा रही थी। वे गू युनटिंग की तरह क्रोध में चिल्लाए नहीं मालकिन गू की तरह चुप रहे। बहुत देर बाद माला रुकी और बुजुर्ग ने धीरे धीरे आंखें खोली। न कोई क्रोध, न कोई आरोप, बस एक गहरी घुटन भरी निराशा। बेटी, जानती हो मालकिन लू के जाने से पहले जानती हो उनके आखिरी शब्द क्या थे? उन्होंने कहा, कैंगसी को बुलाओ। वे उस बच्ची को देखना चाहती थी। मालकिन लू अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में गू कैंगसी को देखना चाहती थी। वही बुजुर्ग जिन्हें तुमने गुस्से में मरवा दिया। वे अंत तक इस बहू को याद कर रही थी। अफसोस तुम नहीं आई। न केवल नहीं आई बल्कि उस वक्त किसी और मर्द के साथ थी, और वह भी। यह सुनते ही गू कैंगसी पूरी तरह टूट गई। सफर भर जमा हुई घबराहट, आक्रोश, मन की तकलीफ, सब कुछ उस पल गर्म आंसुओं में बह निकला। वह मुंह खोलकर सफाई देना चाहती थी, कहना चाहती थी कि सोंग हुआई शू का पैर टूटा था, कहना चाहती थी कि बात वैसी नहीं थी जैसा सब सोच रहे हैं, लेकिन उन शब्दों के सामने हर सफाई बेरंग और खोखली लग रही थी। गू हेटिंग ने धीरे धीरे आंखें मूंद ली, मानो अब उसे देखना भी नहीं चाहते थे। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा लू युआन कहाँ है। यह दादा की बेरहमी नहीं है, यह दोनों को मिलने से रोकना नहीं है, लेकिन गू कैंगसी, अभी तुम उनसे मिलने की हकदार नहीं हो। जब समझ आ जाए कि गलती कहाँ हुई तब बताना। इतना कहकर उन्होंने हाथ हिलाया। गू वेंटिंग उन्हें थामकर उनके कमरे में ले गए। जब मालकिन लू अस्पताल में थी तब होश में थी।
थी। फोन पर खबर की सूचना देखते ही उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा था। तो यही थी वह जल्लाद जिसने खुद अपने हाथों से वध की छुरी थमाई थी। पल भर में वह विशाल बैठक कक्ष सूना हो गया। बस गु कहिंसी अकेली रह गई। वह वहीं घुटनों के बल बैठी रही। तलाकनामे को देखा, फिर मालकिन लू की तस्वीर की ओर नजर उठाई। आंसुओं से धुंधली दृष्टि के बावजूद वह दस्तखत नहीं करना चाहती थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लू युआन इतने निर्दयी हो सकते हैं। क्या 3 साल की भावनाएं एक तस्वीर के आगे कुछ नहीं? एक गलतफहमी की इतनी बड़ी कीमत। उसने जिद में कमर सीधी रखी। वह यहीं घुटने टेके रहेगी जब तक दादा का दिल न पिघले, जब तक वे लू युआन का पता न बताएं। बस एक बार लू युआन मिल जाएं, सब कुछ अभी भी संवारा जा सकता है। रात गहरी हो गई और गु परिवार का पुराना महल सन्नाटे में डूब गया। गु केंगसी को घुटने टेके 8 घंटे से ज्यादा हो गए थे। घुटनों की असहनीय जलन कब की सुन्न पड़ चुकी थी। अब कोई एहसास ही नहीं बचा था। एक ही मुद्रा में घंटों रहने से पीठ ऐसी दर्द कर रही थी जैसे टूट जाएगी। लेकिन शरीर का यह दर्द दिल की तड़प के सामने कुछ भी नहीं था। उस खामोशी में पुरानी यादें ज्वार की लहरों की तरह उमड़ आईं। लू युआन के साथ उसका विवाह एक गठबंधन से शुरू हुआ था, एक सोचा समझा व्यापारिक सौदा। उसे एक आज्ञाकारी पति चाहिए था, कोई ऐसा जो उसके पद को चुनौती न दे, बोर्ड के उन पुराने सदस्यों को चुप कराने में काम आए। और लू युआन, जिनके परिवार की दौलत डूब चुकी थी और जिन्हें खानदानी कारोबार को फिर खड़ा करने के लिए पूंजी चाहिए थी, वे इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थे। सबको लगा यह बस एक आपसी फायदे का सौदा है। शुरू से ही गु युनटिंग इस घर जमाई दामाद को हेय दृष्टि से देखते थे। उनके शब्दों में हमेशा तिरस्कार भरा रहता था। उन्होंने लू युआन को कभी कोई मुख्य पद या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी, बस छोटे मोटे काम। व्यापार जगत में उनके प्रतिस्पर्धियों को यह और भी हास्यास्पद लगा। वे खुलेआम और पीठ पीछे लू युआन का मजाक उड़ाते, उन्हें सीओ गु की आड़त में पलने वाला मौका परस्त कहते। लू युआन ने कभी कोई बहस नहीं की, कोई सफाई नहीं दी, बस चुपचाप अपना काम करते रहे। गु कहिंसी को आज भी याद है, एक बार विदेश में किसी अधिग्रहण के चलते वह लगातार 3 रातें जागती रही थी। जब घर लौटी तो लगभग टूट चुकी थी। उस वक्त लू युआन ने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप गर्म पानी तैयार किया, एक कटोरा भाप उठाते नूडल्स बनाए और फिर उसके पास बैठे रहे, साथ देते रहे। उस पल उसे अचानक लगा, यह इंसान जिसे वह कभी अपनी संपत्ति मानती थी, यह आश्रित कहीं न कहीं उसे घर का एहसास दे रहा था। और लू परिवार में शुरू से अंत तक सच्चे दिल से जिसने उसे अपनाया, उन दोनों को आशीर्वाद दिया, वे थी बस मालकिन लू। वे बुजुर्ग दादी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मीठी मीठी बातें करना नहीं जानती थी, लेकिन वे हमेशा गु केंगसी का हाथ थामे रहती थी, अपनी पोती की करती थी। केंगसी, मेरा लू युआन बचपन से थोड़ा अनाड़ी है, किसी को खुश करना नहीं जानता, लेकिन दिल में बस तुम्हारी ही तस्वीर है। चाहे जितनी व्यस्त रहो, वक्त पर खाना खाना मत भूलना, बस तुम दोनों खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब यही शब्द जहर में बुझे खंजर की तरह लग रहे थे, हर बार चुभते, सीधे दिल में उतरते। उसी ने लू युआन के सबसे प्रिय इंसान को खो दिया था, अपने हाथों। रात के 3 बजे मालकिन गु ऊपर से नीचे उतरी। उन्होंने देखा उनकी बेटी अभी भी मुख्य कक्ष में घुटने टेके, कमर सीधी किए बैठी है। मालकिन गु ने गु युनटिंग की तरह उसे नहीं डांटा, न गु हेटिंग की तरह सवाल किए। वे बस गु केंगसी के पास आकर बैठ गईं और देवी स्थान के सामने टिमटिमाती मोमबत्तियों की लौ को चुपचाप देखती रही। केंगसी, एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहती थी। जिस सुबह तुम विदेश गई थी, उससे पहले लू युआन मुझसे मिलने आए थे। वे ठीक उसी जगह खड़े थे जहां अभी तुम हो। उन्होंने मुझसे पूछा, मां जी क्या केंगसी मुझसे कुछ छुपा रही है? आजकल वह अनजाने में मेरी कॉल से कतराने लगी है। उस वक्त मुझे लगा यह बस युवा जोड़े की कोई छोटी मोटी नोकझोंक है। मैंने लापरवाही से कह दिया, बच्ची नाराज होगी, रूठी होगी, शायद कंपनी का कोई गोपनीय मामला हो, ज्यादा मत सोचो। यह सुनकर वे बहुत देर चुप रहे, फिर मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, हाँ जानता हूँ, शायद मेरा ही वहम है। गु कहिंसी की सांस लगभग रुक गई। अब तक वह सोचती थी उसका छल बेदाग और निर्दोष था, लेकिन इस एक बात ने सारी सच्चाई उघाड़ दी। लू युआन को हमेशा से एहसास था कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बस उस पर भरोसा करना चुना था। यह एक शब्द भरोसा किसी भी आरोप या फटकार से कहीं ज्यादा भारी था, इतना भारी कि गु केंगसी का दम घुटने लगा। लू युआन ने उसे अपना सारा भरोसा बिना शर्त दिया था और उसने उस सबसे कीमती भरोसे को ही हथियार बनाकर उन पर सबसे गहरा और घातक वार किया था। मालकिन गु उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने नीचे देखा। उनकी बहू, जिसका पूरा शरीर बेकाबू कांप रहा था, उनकी आंखों में दर्द था, निराशा थी, लेकिन सबसे ज्यादा था एक ऐसा गम जो दिल की गहराइयों को चीर रहा था। केंगसी, तुम्हारी गलती यह नहीं थी कि तुम विदेश गई थी, तुम्हारी गलती यह थी कि तुमने शुरू से ही उनसे सच नहीं बोला। ये शब्द जैसे आकाशीय बिजली की तरह गिरे, सीधे गु केंगसी की सबसे कमजोर जगह पर। वह हमेशा सोचती रही थी कि बस यह साबित कर दे कि उसके और सोंग हुआईशू के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं था तो माफी मिल जाएगी। लेकिन अब समझ आया, समस्या की जड़ कभी सोंग हुआईशू नहीं था, न उनके बीच जो कुछ हुआ वह था। समस्या की जड़ यह थी कि उसने उन्हें धोखा दिया था। जिस पल उसने छुपाने का फैसला किया, उसी पल उसने खुद अपने हाथों से इस विवाह की नींव को खोखला कर दिया था। एक ऐसी दरार जो कभी नहीं भर सकती। और मालकिन लू की मृत्यु, वह आखिरी धक्का था जिसने पहले से हिलती हुई इमारत को पूरी तरह ढहा दिया। एक हड्डियों तक उतरने वाली ठंडक उसके भीतर से उठी और पल भर में पूरे शरीर में फैल गई। गु केंगसी उस सूने मुख्य कक्ष के बीचों बीच घुटनों के बल बैठी रही। पहली बार उसने सच्ची निराशा महसूस की। जियांगशेंग के दूसरे छोर पर किसी अजनबी अपार्टमेंट में लू युआन अंधेरी रात में जाग उठे। गाढ़े ब्लैकआउट पर्दों ने बाहर की दुनिया को पूरी तरह रोक रखा था। कमरे में रोशनी की एक भी किरण नहीं थी। दिन
था या रात कुछ पता नहीं चलता था। वे छत को ऐसे ताकते रहे जैसे कोई कठपुतली हो जिसकी आत्मा निकाल ली गई हो। कल दादी का अंतिम संस्कार था, बहुत शांत था। बस वे, उनकी बहन लू जिक्सी और कुछ करीबी रिश्तेदार। पूरी प्रक्रिया में उन्होंने एक भी आंसू नहीं बहाया, चुपचाप सब रस्में निभाते रहे। जब सब खत्म हो गया तब जाकर वे ऐसे ढह गए जैसे सारी शक्ति एक साथ चुक गई हो। दरवाजा धीरे से खुला, जूरी एक कटोरा गर्म दलिया लेकर आए। लू युआन उठ गए, कुछ खा लो, दिन भर कुछ नहीं खाया। लू युआन की नजर उस कटोरे पर टिक गई। आधे मिनट तक बस देखते रहे। उन्हें दलिया सबसे ज्यादा पसंद था, दादी के हाथ का बनाया हुआ पतले कीमे और सेंचुरी अंडे वाला दलिया। लेकिन अब वह हाथ नहीं रहे जो उनके लिए दलिया बनाते थे। एक निवाला लिया और गले से नीचे नहीं उतरा। जूरी, आगे से यह दलिया मत बनाना। लू युआन ने बेडसाइड टेबल से फोन उठाया। स्क्रीन मिस्ड कॉल और संदेशों की सूचनाओं से भरी पड़ी थी। पत्नी की ओर से 47 मिस्ड कॉल, पत्नी की ओर से 99 अपठित संदेश। नाम दर्ज था गुकैंगसी। एक बार जब वे नहाने गए थे उसने उनका फोन लेकर सेटिंग्स बदल दी थी, वॉलपेपर भी बदलकर दोनों की एक साथ की तस्वीर लगा दी थी। उस वक्त उन्होंने अनजान बनने का नाटक किया था, लेकिन नहाकर निकले और फोन की स्क्रीन देखी तो होंठों के कोने पर एक मुस्कान छुप नहीं पाई थी। लू युआन की उंगली उस लाल दिल के निशान पर हल्के से फिरी। न कोई वॉइस मैसेज सुना, न कोई संदेश खोला, बस चुपचाप देखते रहे जैसे किसी ऐसी पुरानी चीज को देख रहे हों जिसका अब उनसे कोई नाता नहीं। बहुत देर तक देखते रहे, फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली, पत्नी नाम से सेव किया हुआ नंबर ढूंढा, उनका हाथ एडिट बटन पर रुका और फिर उन्होंने निर्णायक रूप से डिलीट दबाया। क्या आप इस कॉन्टैक्ट को हटाना चाहते हैं? कंफर्म। वह जाना पहचाना नाम उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से हमेशा के लिए मिट गया। अगली सुबह जब पहली धूप की किरणें खिड़की से तिरछी होकर मुख्य कक्ष में उतरी तो सीढ़ियों के ऊपर गुए हेडिंग की आकृति दिखी। उन्होंने आरामदायक कपड़े पहने थे, हाथ में जपमाला अब भी थी। गु कैंगसी वहीं घुटनों के बल बैठी थी, होंठ सूखे और फटे हुए, चेहरा डरावनी हद तक पीला। गु हेडिंग उसके सामने खड़े हो गए, चुपचाप उसे देखते रहे। नजर में न जाने कितनी भावनाएं उलझी हुई थी। किंगसी, एक बार और पूछता हूँ, तुम्हारी गलती कहाँ हुई? रात भर की तड़प के बाद और माँ की उस बात की रोशनी में गु कैंगसी की चेतना में एक भूचाल आ चुका था। गु हेडिंग की आंखें लाल और नसों से भरी। उन्होंने भर्राई आवाज में जवाब दिया, मुझसे गलती हुई। मैंने गलत किया कि उन्हें छुपाया। मैंने गलत किया कि शुरू से उनसे सच नहीं बोला। उसे लगा यही वह जवाब है, सबसे गहरा पश्चाताप जो वह सोच सकती थी। लेकिन गुस हेडिंग ने यह सुनकर धीरे से सिर हिला दिया। गु कैंगसी स्तब्ध रह गई। क्या यह असली गलती नहीं थी? गु हेडिंग ने अपनी उस पोती को देखा जिसे उन्होंने बचपन से अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए तैयार किया था। यह पोती जो जीवन भर गर्वीली रही। उनके मन में एक पल के लिए टीस उठी, लेकिन वे नहीं जानते थे अगर न कहा तो क्या यह बच्ची जीवन भर भटकती रहेगी। जो तुमने कहा वह ऊपरी बात है, असली जड़ नहीं। तुम्हारी असली गलती यह थी कि जिस पहले दिन से तुमने उनसे विवाह किया तुम्हारे दिल में हमेशा किसी और के लिए एक जगह सुरक्षित रही, चाहे वह जगह मृत सोंग हुआइजिन के लिए हो या जीवित सोंग हुआइशू के लिए। लू युआन ने यह सब देखा। एक पुरुष सह सकता है कि उसकी पत्नी उसे उतना न चाहे, लेकिन यह नहीं सह सकता कि उसकी पत्नी के दिल में हमेशा कोई और हो, चाहे वह बस एक परछाई ही क्यों न हो। गु कैंगसी के होंठ भिंच गए, गले में जैसे रुई का गोला अटक गया। वह पलटवार करना चाहती थी, कहना चाहती थी कि यह प्यार नहीं बस अपराध बोध था, लेकिन एक शब्द नहीं निकला क्योंकि वह जानती थी दादा सही कह रहे हैं। लू युआन के लिए अपराध बोध और प्यार में क्या फर्क था? दोनों ही एक ऐसी जगह थी जो उनकी नहीं थी, जो पहले से किसी और के लिए भरी हुई थी। गु हेटिंग ने कुछ और नहीं कहा, तलाकनामा आगे सरकाया और मुड़कर ऊपर चले गए। गु कैंगसी वहीं घुटनों के बल बिजली गिरी हुई सी बैठी रही। वह हमेशा सोचती रही थी कि बस सोंग हुआइशू के बारे में सब साफ कर दे, काफी होगा। लेकिन दादा के शब्दों ने पहली बार उसे एहसास दिलाया कि समस्या की जड़ सोंग हुआइशू में नहीं थी, झूठ बोलने में भी नहीं थी। समस्या उसके दिल में बसे उस जख्म में थी जिसका नाम था सोंग हुआइजिन। सोंग हुआइजिन के प्रति उसका अपराध बोध एक जहरीले कांटे की तरह लू युआन के दिल में चुभता रहा था। इस बार गु कैंगसी जमीन पर घुटने टेके नहीं रही, वह उठने के लिए संघर्ष करती हुई खड़ी हुई, फिर मुड़कर गु परिवार के पुराने घर से बाहर निकल गई। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ हठ और अस्वीकार नहीं था, एक हल्की सी उलझन भी थी जिसे उसने खुद भी अभी तक महसूस नहीं किया था, और एक झिझक भी। शीशान कब्रिस्तान, गंभीर धूसर पत्थरों की कतारें सीधी खड़ी थी। गु कैंगसी बिल्कुल अकेली मालकिन लू की समाधि के सामने खड़ी थी। पत्थर पर लगी तस्वीर में वही दयालु गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। न फूल लाई थी न कोई भेंट। उसे लगा वह इसकी भी हकदार नहीं। गु कैंगसी बहुत देर तक देखती रही, फिर धम्म से घुटनों के बल बैठ गई। ठंडे पत्थर ने घुटनों में दर्द जगाया, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह आगे झुकी और अपना माथा धीरे से उस ठंडी समाधि की आधारशिला से लगा दिया, जैसे ऐसा करने से वह उन गर्मजोश दादी के थोड़ा और करीब पहुंच सके। दादी माँ, मुझे माफ करना कि मैंने आपके फोन नहीं उठाए। एक साधारण सा वाक्य, फिर भी रुक रुक कर निकला। कोई बहाना नहीं दिया, क्योंकि कोई भी कारण इसे उचित नहीं ठहरा सकता था। किसी बुजुर्ग की आखिरी इच्छा को अनसुना करना। वह पूरे 1 घंटे तक वैसे ही घुटनों के बल रही, बिल्कुल न हिली। पहाड़ी जंगल की ठंडी हवा बालों में उलझती रही, गालों पर सूखे आंसुओं की लकीरें खींचती रही, तब तक जब तक सहायक लिन हेंग का फोन नहीं आया। कंपनी में जरूरी कागजात थे, तुरंत लौटना होगा। वह धीरे धीरे उठी, समाधि के सामने एक गहरा झुककर प्रणाम किया और मुड़ गई, पहाड़ के नीचे खड़ी गाड़ी की ओर लौटते हुए। गु कैंगसी पिछली सीट पर टिककर बैठ गई, आंखें मूंद ली। लिन हेंग ने रियर व्यू मिरर में एक नजर डाली। उसका अपना चेहरा कागज की तरह सफेद था,
उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं हुई। तभी लिन हैंग के निजी फोन की घंटी बजी। उसने स्क्रीन देखी, एक अनजाना विदेशी नंबर, भौहें हल्की सी सिकुड़ी, फिर भी उसने कॉल उठा ली। हेलो हेलो, क्या आप सहायक लिन हैं? मैं वेई रान हूँ, सॉन्ग हुआईशू का सहायक। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया एक संदेश पहुंचा दीजिए। निदेशक गू को मैं सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। लिन हैंग का दिल हल्का सा कांपा। अनजाने में उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर चली गई। गू कथिंगसी की आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन पलकों की हल्की सी कंपकंपी बता रही थी कि वह सुन रही है। लिन हैंग ने तुरंत स्पीकर फोन चालू किया। श्रीमान वेई, शांत होइए और बताइए, हुआ क्या है? सॉन्ग हुआईशू, वह एक पागल इंसान है। उसे पता चल गया कि मैं चुपके से आपसे संपर्क कर रहा था। उसने धमकी दी कि मेरा करियर बर्बाद कर देगा, इस इंडस्ट्री में काम करने लायक नहीं छोड़ेगा। मैं हद तक पहुंच गया हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया, सारा सच बता दूंगा। बस प्रेसिडेंट गू से गुजारिश है कि मुझे एक रास्ता दे। गाड़ी के भीतर का माहौल पल में जम गया। गू कैंगसी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उन आंखों में, जो हमेशा तेज और धारदार रहती थी, अब बस एक गहरा तलहीन ठंडा पानी था। हमारी प्रेसिडेंट गू सुन रही हैं, साफ साफ बताइए। सोंग हुआईशू का पैर टूटा ही नहीं था, वह एक्सरे नकली था। वह डॉक्टर भी उसने पैसे देकर खरीदा था। सब एक नाटक था। प्रेसिडेंट गू को जानबूझकर विदेश बुलाने की चाल। और वे तस्वीरें वे किसी पापाराजी ने नहीं खींची थी। सब कुछ सोंग हुआईशू ने खुद तय किया था। फोटोग्राफर, कौन, समय, कब बाहर निकलना है, कब तस्वीरें रिलीज करनी है, सब उसके सटीक हिसाब में था। यहाँ तक कि मालकिन लू के अस्पताल में भर्ती होने का वक्त भी उसने ठीक ठीक आंका था। उसने जानबूझकर यही पल चुना ताकि सब कुछ बेकाबू हो जाए। शुरू से उसका एक ही मकसद था, प्रेसिडेंट गू की शादी तोड़ना। वह चाहता था कि वे उसी की तरह अकेली पड़ जाएं, सबसे दूर, और अंत में उनके पास सिर्फ वही बचे जिस पर वे निर्भर हों। वेईरान की आवाज डर से तीखी हो गई थी। शुरू से अंत तक यह सब एक सोचा समझा नाटक था। 10 से ज्यादा वर्षों से सोंग हुआईजिन के लिए जो अपराध बोध वह उठाए चली आ रही थी, छोटे शू की देखभाल की जो जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ली थी, वह सब किसी और ने हथियार बना दिया था। वेईरान की पूरी गवाही सुनने के बाद गू कैंगसी ने वह नहीं किया जो सब उम्मीद करते। न चीखी, न क्रोध में फटी, बस धीरे धीरे सीट में और पीछे टिक गई और आंखें फिर से मूंद ली। गाड़ी में भयावह खामोशी छा गई। लिन हैंग ने रियरव्यू मिरर में झांका, बेचैनी से अपनी बॉस का चेहरा पढ़ने की कोशिश की। गू कैंगसी की कसकर बंद आंखों से एक साफ आंसू लुढ़का और चुपचाप गिर गया। लिन हैंग के साथ इतने वर्षों में यह पहली बार था उसने उन्हें रोते देखा। जब उन्होंने फिर आंखें खोली, आंसू के निशान सूख चुके थे। उनकी जगह एक ऐसी ठंडक थी जिसने लिन हैंग की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। उसने कहा था ना, पैर टूट गया है, कभी नहीं कूद सकेगा, तो फिर ऐसा ही होगा। उसका हिसाब करो। हमारे सबसे अच्छे स्थानीय संपर्क और वकीलों को बुलाओ। मुझे चाहिए कि वह इस जीवन में कभी खड़ा ना हो सके। लू कॉर्पोरेशन के सीईओ का दफ्तर, यह लू जिक्सी का क्षेत्र था। सजावट का अंदाज भी ठंडा और दृढ़, बिल्कुल उनके स्वभाव जैसा, एक भी फालतू सजावटी चीज नहीं। जब गू कैंगसी ने दरवाजा धकेलकर अंदर कदम रखा तो लू जिक्सी उस विशाल मेज के पीछे बैठी थी। दस्तावेज देखने में लगी थी, ऊपर देखने की जहमत तक नहीं उठाई। मुझे लू युआन से मिलना है, मैंने पिछली बार साफ कर दिया था। सोंग हुआईशू ने जानबूझकर जाल बिछाया था। उसका पैर असल में टूटा ही नहीं था। वे तस्वीरें उसके किराए के लोगों ने खींची थी। यह सब एक साजिश थी हमारी शादी तोड़ने के लिए। यह वेईरान की गवाही की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। जांचकर्ता ने जो कुछ भी पाया सब मैंने यहाँ दिया है। उस डॉक्टर और उसके बीच के लेन देन के सारे रिकॉर्ड, सारे सबूत मेरे पास हैं। उसे उम्मीद थी कि यह सच सामने आने पर कम से कम सामने वाली हल्की सी हिल जाएगी, लेकिन लू जिक्सी ने बस शांति से उस कागजों के ढेर पर एक नजर डाली। चेहरे पर कोई बदलाव नहीं, वॉइस रिकॉर्डर को तो छुआ तक नहीं। दफ्तर में एक अजीब खामोशी उतर आई। आपने क्या कहा चाची? लू जिक्सी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। धीरे से दाईं तरफ की दराज खींची और उसमें से एक मनीला फोल्डर निकाला, कागजों का मोटा बंडल। उसे गू कैंगसी के सामने मेज पर रख दिया। गू कैंगसी का मन एक बुरी आशंका से भर गया। कांपते हाथों से उसने फोल्डर की सील तोड़ी। यह एक ट्रस्टी जांच रिपोर्ट थी। ट्रस्टी का नाम था लू युआन, लेकिन रिपोर्ट की तारीख थी 3 महीने पहले की। रिपोर्ट में विस्तार से दर्ज था पिछले 1 साल में उसके और सोंग हुआईशू के बीच हुई सारी बातचीत का इतिहास, फोन की अवधि, मिलने के समय और स्थान, और यहाँ तक कि वे मौके भी जब उसने चुपके से सोंग हुआईशू को पैसे भेजे थे। लू युआन ने 3 महीने पहले ही सब जांच कर लिया था। गू कैंगसी का दिमाग सुन्न हो गया। 3 महीने पहले लू युआन को पहले ही एहसास हो गया था कि सोंग हुआईशू के बारे में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने ना उससे पूछा, ना कोई बहस की, बस खुद पैसे लगाए और सबसे पेशेवर जांच कंपनी से काम करवाया। और जब रिपोर्ट आई तो उसे नहीं दिखाई ताकि वह असहज न हो। उन्होंने रिपोर्ट मुझे दे दी और संभाल कर रखने को कहा। बोले, दीदी मुझे उस पर भरोसा है, लेकिन डर है कि एक दिन वह इंसान उसे नुकसान न पहुंचा दे। मुझे उस पर भरोसा है। ये 4 शब्द जैसे आकाश में गरजती बिजली बनकर गू कैंगसी के कानों में गूंजे। तो जो गलतफहमियां दूर करने में उसने इतनी ताकत लगाई, वे कभी असली मुद्दा ही नहीं थी। उसका भरोसा बिना किसी शर्त के था गू कैंगसी पर, हमेशा से। लेकिन उनकी दादी जा चुकी थी। चाहना और माफ करना 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। उसके भरोसे के बदले में उसे ईमानदारी नहीं मिली, बल्कि उल्टा उसी भरोसे ने परोक्ष रूप से उनके जीवन के सबसे अहम इंसान को ले लिया। अब वे उस भरोसे का सामना कैसे करें? अब वे अपनी दिवंगत दादी का सामना कैसे करें? गू कैंगसी वहीं खड़ी रही, चेहरा राख जैसा, होंठों से एक भी शब्द न निकला। उसकी सारी सफाइयां, सारे सबूत, सब एक मजाक बनकर रह गए। वह एक ऐसे योद्धा की तरह थी जो पूरी तैयारी के साथ अजगर को मारने निकली थी, और अंत में पता चला कि अजगर ने तो उसकी आंखों के सामने खुद ही मृत्यु स्वीकार कर ली थी। गू कैंगसी वहीं जड़ खड़ी रही, जैसे रीढ़ की हड्डी निकाल ली गई हो। लू जिक्सी ने
उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली, मुड़कर उस बड़ी मेज के पीछे चली गई और काम में डूब गई, जैसे वह बातचीत जिसने सारी सच्चाई उघाड़ दी थी कभी हुई ही नहीं। लू कॉर्पोरेशन की ठंडी इमारत से बाहर निकलते हुए गु केंगसी को लगा जैसे उसकी आत्मा छिन गई हो। मुझे उस पर भरोसा है। लू युआन के ये 4 शब्द एक अभिशाप की तरह उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे, हर शब्द एक तपते लोहे की तरह सीधे आत्मा में दागता हुआ। वह हमेशा खुद को इस रिश्ते में रक्षक समझती रही थी और अब पहली बार जाना कि असल में वह खुद उन्हीं गर्म पंखों के नीचे छुपी थी और उस पापी ने अपने ही हाथों से वे पंख तोड़ दिए। भटकती हुई वह गु कॉर्पोरेशन के मुख्यालय भवन में लौट आई। जाना पहचाना भव्य लॉबी, कर्मचारियों के आदरपूर्ण अभिवादन, और आज यह सब बेहद अजीब और विडंबनापूर्ण लग रहा था। उसने इस भारी भरकम कारोबार पर काबू पाया और अपनी एकमात्र शरणस्थली खो दी। लिफ्ट के दरवाजे खुले, वह अपने सीईओ दफ्तर की तरफ बढ़ी। लंबे गलियारे के आखिर में एक जानी पहचानी आकृति ने उसके कदम रोक दिए। वह एक कार्डबोर्ड बॉक्स थामे था जिसमें गमले में लगा पौधा था, कुछ तस्वीरें थीं और दफ्तर का सामान। यह जियांग लिनफेंग था, कंपनी में लू युआन का इकलौता दोस्त। गु केंगसी को देखते ही जियांग लिनफेंग के कदम साफ लड़खड़ाए। वह वहीं रुक गया, चेहरे पर ठंडापन। दोनों के बीच खामोशी छा गई। हवा गाढ़ी और जमी हुई लग रही थी। लू युआन यहाँ 3 साल काम करके क्या खुश रहे? यह सवाल जैसे एक चाबी था। जियांग लिनफेंग के भावनाओं के बंद दरवाजे एक झटके में खुल गए। वह बहुत देर तक चुप रहा, इतनी देर कि गु केंगसी को लगा वह जवाब नहीं देगा। फिर जियांग लिनफेंग ने धीरे से हाथ में उठाया बॉक्स जमीन पर रख दिया। प्रेसिडेंट गु, आप पूछ रही हैं वह खुश था? अभी पूछ रही हैं कि वह खुश था? क्या आपको पता है उनकी मेज पर नीले फोटो फ्रेम में कौन सी तस्वीर थी? वह उनकी पहली मुलाकात की थी। उन्होंने चुपके से आपकी तस्वीर खींची थी। उसमें आप सड़क किनारे खड़ी आइसक्रीम खा रही थी। मुंह के कोने पर अभी भी सफेद क्रीम लगी थी, हंसते हुए बेवकूफों जैसी लग रही थी। उन्हें लगा उस पल आप सबसे खूबसूरत लग रही थी, लेकिन शर्म की वजह से बता नहीं पाए, तो चुपके से एक तस्वीर और खींची और फ्रेम में लगा ली। 3 पूरे साल उसे देखते रहे। गु केंगसी को ऐसी किसी तस्वीर की याद नहीं थी, उस मुलाकात की बारीकियां तक याद नहीं थी। उसके लिए शायद वह बस उन तमाम शेड्यूल में से एक था जिन्हें निपटाना होता है, लेकिन उनके लिए वह 3 साल तक संजोकर रखने वाला खजाना था। वे इस कंपनी में 3 पूरे साल रहे, चपरासी से लेकर विभाग प्रमुख तक। सब उन्हें प्रेसिडेंट गु के पति ही कहकर बुलाते थे। कितने लोगों को याद है कि उनका नाम लू युआन है? आम डिजाइनर की तनख्वाह मिलती थी, लेकिन काम प्रोजेक्ट मैनेजर का करते थे। साल के अंत का बोनस हमेशा सबसे कम। कितनी नाराज नजरें झेली, कितनी गपशप सुनी। क्या आपने कभी एक बार पूछा? उन्होंने मुझसे एक बार भी शिकायत नहीं की, एक भी जुमला नहीं। जियांग लिनफेंग की भावनाएं पूरी तरह टूट गई। वह एक गुस्साए शेर की तरह था, अपनी सारी तकलीफ और आक्रोश एक साथ उंडेल रहा था। एक बार मैंने उनसे पूछा था, आखिर यहाँ क्या चाहते हो तुम? प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़े हो, कितने अच्छे ऑफर हाथ में थे, गुशी में क्यों रुके हो दूसरों के मूड झेलते हुए? जानती हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, जब तक हर दिन दोपहर को उनके साथ कैंटीन में खाना खा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ काम करूँ। यह एक वाक्य सबसे तेज धार खंजर की तरह सीधे गु केंगसी के सबसे कमजोर हिस्से में उतर गया। उसे याद आया अनगिनत दोपहरें जब किसी न किसी मीटिंग या सामाजिक कार्यक्रम की वजह से वह उसे कैंटीन में बार बार इंतजार कराती रही और जवाब मिलता रहा, तुम खा लो, मैं व्यस्त हूँ, जो उसने बेपरवाही से टाल दिया। वे वही साधारण पल थे जिन्हें वह खजाने की तरह संजोता था। जियांग लिनफेंग जैसे अपनी सारी शक्ति खर्च कर चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और जमीन से बॉक्स उठाया। प्रेसिडेंट गु, वे शायद सबसे अच्छे इंसान हैं जिन्हें मैंने कभी जाना है, लेकिन आप उनके लायक नहीं थी। इतना कहकर जियांग लिनफेंग एक पल भी नहीं रुका, बिना पलटे सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। गु केंगसी अकेली उस शांत गलियारे में खड़ी रह गई, जैसे सारी ताकत एक साथ निचुड़ गई हो। उसके पैरों तले दर्पण जैसा चमकता संगमरमर का फर्श था, जिसमें उसका अपना बदहाल और बिखरा हुआ अक्स दिख रहा था। यह सच था, वह लायक नहीं थी। अब जाकर समझ आया, जो उसने खोया था वह कोई ऐसी शादी नहीं थी जिसे सफाइयों या भरपाई से बचाया जा सके। जो खोया था वह एक ऐसा लू युआन था जिसने अपनी पूरी जिंदगी से उसे चाहा था, उसे माफ किया था, उस पर भरोसा किया था। वह धीरे धीरे मुड़ी और अपने उस विशाल सीईओ दफ्तर की तरफ देखा, जो सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक था। पहली बार वह दरवाजा उसे दूर और ठंडा लगा। वह उस तरफ नहीं बढ़ी। गु केंगसी जानती थी, अब वह लू युआन को ढूंढने नहीं जा सकती। हार मानने की वजह से नहीं, निराशा की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे पहली बार सच में समझ आया, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें उन्हें ढूंढकर और सब समझाकर सुधारा नहीं जा सकता। तीसरी बार गूस परिवार के पुराने घर लौटते हुए गु केंगसी का मन पूरी तरह बदबू से बदला हुआ था। न पहली बार जैसी घबराहट और उलझन थी, न दूसरी बार जैसी जिद और अस्वीकार। इस बार उसके चेहरे पर मृत्यु जैसी शांति थी। गु हेडिंग अभी भी उसी आराम कुर्सी पर बैठे थे। पोती को आते देख बस हल्के से आंखें उठाई, कोई शब्द नहीं। दादाजी, मुझे फंसाया गया था। सोंग हुआई शू का पैर कभी टूटा ही नहीं था, वह एक्सरे नकली था। जांच करने वाला डॉक्टर उसने पैसे देकर खरीदा था। एचएस पर जो तस्वीरें थीं वे भी उसी ने सोच समझकर बनाई थी। कौन चुने, अपलोड का समय तय किया। यह सब इसलिए क्योंकि वह आपको और लू युआन को अलग करना चाहता था, इसीलिए यह जाल बिछाया। इस लिफाफे में वेई रान की पूरी गवाही की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। सोंग हुआई शू और उस डॉक्टर के बीच बैंक ट्रांसफर का इतिहास है और उन तस्वीरों का समय और कार्यक्रम है जो आपने किसी से रिस्टोर करवाया था। यह साबित करने के लिए काफी है कि यह सब एक साजिश थी। गु हेडिंग ने चुपचाप लिफाफा लिया और एक एक कागज निकालकर देखने
देखने लगे। हर शब्द, हर वाक्य को बेहद ध्यान से पढ़ा। धुंधली पीली रोशनी में उनके चेहरे की झुर्रियां और गहरी दिख रही थी। कमरे में बस कागजों की सरसराहट थी। न जाने कितना वक्त बीता। गु हेडिंग ने आखिरकार सारे कागज पढ़ लिए, उन्हें वापस लिफाफे में रखा और सेंटर टेबल पर रख दिया। फिर सिर उठाया। वे आंखें जिन्होंने आधी सदी के तूफान देखे थे शांति से गु कैंग्सी को देखने लगी। तो कैंग्सी सोचती है कि यह सब लेकर लू युआन के पास जाए और फिर गंभीरता से कहे, देखो यह मेरी गलती नहीं थी, उस बुरे इंसान सोंग हुआई शू ने मुझे फंसाया। तो फिर सब कुछ ऐसे मान लो जैसे हुआ ही नहीं, पहले जैसा हो जाए। गु कैंग्सी के होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली, क्योंकि यही तो उसके दिल की सबसे गहरी इच्छा थी, बची खुची आखिरी उम्मीद। उसने सोचा था बस यह साबित हो जाए कि उसे फंसाया गया था तो शायद अभी भी कुछ बच सकता है। किंगसी, अगर सोंग हुआई शू ने यह जाल न भी बिछाया होता तो भी अपने पति से छुपाकर एक अजनबी मर्द से 10 साल से ज्यादा समय तक गुपचुप संपर्क बनाए रखना, क्या यह सच नहीं है? अगर एचएस पर वे तस्वीरें नकली भी हों तो भी जिस पल मुझे पता चला कि दादी लू युआन गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में हैं, मैंने तुरंत विदेश जाने का फैसला किया किसी और मर्द के साथ रहने के लिए, क्या यह सच नहीं है? अगर सोंग हुआई शू का पैर पूरी तरह टूटा भी ना हो तो भी उनका फोन अनसुना करना। मालकिन लू की मृत्यु के वक्त जिन्हें उसके पति सबसे ज्यादा मानते थे, उन बुजुर्ग को अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में अफसोस और निराशा के साथ जाना पड़ा, क्या यह सच नहीं है? गु हेडिंग की बोलने की गति धीमी थी, लहजा भारी नहीं था, लेकिन उनका हर शब्द एक तपते लोहे की कील की तरह था, अटल, सीधे गु कैंग्सी की हड्डियों में उतरता हुआ। सोंग हुआई शू एक बुरा इंसान है, क्रूर है, घिनौना है, उसे मरना चाहिए, लेकिन गु कैंग्सी तुम भी निर्दोष नहीं हो, तुम भी निर्दोष नहीं हो। यह वाक्य जैसे एक बिजली की कड़क थी जिसने गु कैंग्सी के मन में छाए भ्रम के आखिरी पर्दे को जबरदस्ती चीर दिया। अब जाकर समझ आया, जो वह इतनी मेहनत से साबित करने की कोशिश कर रही थी, यह अपनी गलती नहीं है, यह अपना बचाव नहीं था, यह सारा दोष सोंग हुआई शू पर डालने की कोशिश थी। लेकिन सच यह था, वह गलत थी। उसकी गलती ऐसी नहीं थी जिसे सोंग हुआई की साजिश का पर्दाफाश करके मिटाया जा सके। उसकी गलती तो उसी पल शुरू हो गई थी जब उसने छुपाने का फैसला किया था। वह तो तभी हो चुकी थी। सोंग हुआई की धोखेबाजी तो बस वह बम था जो उसने खुद दबाया था और अब फट गया। अगर यह धोखा न भी होता तो उसके और लू युआन के बीच बेईमानी नाम की वह दरार किसी और बात से भी एक न एक दिन पूरी तरह ढह जाती। गु कैंग्सी वहीं बैठी रही जैसे वर्षों की मार खाई पत्थर की मूरत। लू झिक्सी का ठंडा चेहरा आंखों के सामने कौंधा, जियांग लिनफेंग की दृढ़ पीठ आंखों के सामने कौंधी, लू युआन की कोमल आंखें आंखों के सामने कौंधी, और वह आखिरी रोशनी जो उन आंखों में थी जो उसने अपने हाथों से बुझाई थी। उसे याद आया वह तलाकनामा जो झिक्सी ने भिजवाया था। वह कागज एक मौत के परवाने की तरह उसके दफ्तर की दराज में चुपचाप पड़ा था। लू झिक्सी ने कहा था, जब तक दस्तखत नहीं होंगे वह जानेगी। दादाजी, लू झिक्सी ने जो तलाकनामा भेजा है मैं उस पर दस्तखत कर दूंगी। गु हेटिंग ने उसे देखा, उनकी आंखों में एक बमुश्किल दिखने वाली भावना कापी। गु कैंग्सी ने सिर उठाया और दादा की नजरों से नजरें मिलाई। उन लाल आंखों में पहली बार न उलझन थी न अस्वीकार, बस एक साफ थमा हुआ दर्द था। दस्तखत से पहले मैं उनके लिए कुछ शब्द रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, सफाई के लिए नहीं, माफी के लिए, फिर दस्तखत कर दूंगी। गु हेटिंग अपनी पोती को देखते रहे। बहुत देर बाद उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। पोर्ट सिटी के दूसरे छोर पर लू युआन एक ईजल के सामने बैठे थे। उनकी लंबी उंगलियां पेंसिल थामे थीं, ड्राइंग बोर्ड पर स्थापत्य की रेखाएं उकेरते हुए। तलाक के बाद से वे पूरी तरह काम में डूब गए थे, जैसे बस यही एक तरीका था उस तस्वीर को मन से थोड़ी देर के लिए दबाए रखने का। जूही फल की एक प्लेट लेकर दबे पांव अंदर आए। लू युआन, बड़े दादा गु ने कुछ भिजवाया है। पेंसिल थामे लू युआन का हाथ हल्का सा रुका, इतना हल्का कि लगभग दिखा ही नहीं। जूही ने उनके सामने फोन रखा। स्क्रीन पर एक नई ऑडियो फाइल थी। बड़े दादा ने कहा है मिस गु ने वह कागज पर दस्तखत कर दिए हैं और यह उन्होंने किसी भी कीमत पर आप तक पहुंचाने के लिए बड़े दादा को दिया था। लू युआन का दिल जैसे किसी ठंडे हाथ ने एकाएक भींच लिया। एक छोटी तीखी टीस उठी और फिर जल्दी से सुन्न हो गई। उन्होंने इस दिन का अनुमान लगाया था, कहें तो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब वह आया तो एहसास हुआ कि वे उतने शांत नहीं थे जितना सोचा था। यहीं रख दो जूही, तुम बाहर जाओ। जूही ने चिंता से उन्हें देखा, फिर एक लंबी सांस ली और चुपचाप बाहर निकल गए। कमरा फिर से खामोश हो गया। लू युआन ने हाथ में पकड़ा ठंडा पानी पिया। फिर रिसीवर से गु कैंग्सी की आवाज आई। वह आवाज बहुत धीमी थी, भर्राई हुई। गु कॉर्पोरेशन की उस सीईओ का कोई निशान नहीं जिसकी आवाज में हमेशा तेजी और मजबूती होती थी। लू युआन, यह सफाई नहीं है, यह माफी है। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी जितनी माफी मांगू वह कम है, लेकिन शुरुआत यहीं से कर सकती हूँ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, एक ऐसी कहानी जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। कॉलेज में सोंग हुआई जिन के बारे में। उनके साथ मेरा एक संक्षिप्त रिश्ता था। वे तुम्हारी तरह ही थे, बहुत शांत, बहुत कोमल। पहले इंसान जिनके सामने मुझे लगा कि मैं बिना कोई नकाब पहने खड़ी हो सकती हूँ। उसके बाद हमने एक बार मिलने का तय किया। वे मुझसे मिलने आ रहे थे, रास्ते में हादसा हो गया, आज तक याद है। इमरजेंसी रूम में सोंग हुआई जिन के आखिरी शब्द थे, छोटे शू का ख्याल रखना। उस दिन से सोंग हुआई शू मेरे दिल में एक ऐसा कांटा बन गया जो निकलता ही नहीं था। प्यार की वजह से नहीं, यकीन करो, सच में प्यार नहीं था। यह एक तरह की सजा थी जो मैं खुद को दे रही थी। मैं जिद पर अड़ी रही कि अगर मैंने उन्हें मिलने न बुलाया होता तो उन्हें मरना नहीं पड़ता। इसलिए सोंग हुआई शू की देखभाल करना सोंग हुआई जिन को चुकाने का मेरा तरीका बन गया। मुझे लगा जब तक यह कर्ज चुका दूं खुद को माफ कर पाऊंगी, लेकिन मैं भूल गई कि पुराना कर्ज चुकाने की जद्दोजहद में मैंने खुद एक और कहीं बड़ा कर्ज चढ़ा लिया। एक नया कर्ज
कर्ज जो कभी नहीं चुकाया जा सकता, तुम्हारा कर्ज तुमने कभी नहीं पूछा, फोन उठाते वक्त तुमसे क्यों कतराती हूँ, तुमने कभी चुपके से मेरा फोन नहीं देखा, कभी मेरी बातचीत नहीं झांकी, वह रिपोर्ट मिलने के बाद भी तुमने मुझ पर भरोसा करना जारी रखा, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, इस दुनिया के सबसे कीमती भरोसे के साथ। सोंग हुआईशू का पैर नहीं टूटा था, तस्वीरें उसी ने खिंचवाई थी, सब उसकी साजिश थी, लेकिन दादा सही कह रहे थे, अगर उसने यह जाल न भी बिछाया होता तो इतने सालों तक तुमसे छुपाना। यह सच है, वह बुरा इंसान है, लेकिन मैं भी निर्दोष नहीं हूँ, मुझे माफ करना। मैंने तलाकनामे पर दस्तखत कर दिए हैं, फिलहाल शायद बस यही एक काम कर सकती हूँ। रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो गई। कमरे में एक भयावह खामोशी उतर आई। लू युआन खिड़की के पास बैठे रहे, एक मूर्ति की तरह, न हिले न डुले। फोन उनकी गोद में लापरवाही से पड़ा था। उनकी कसकर बंद आंखों से एक गर्म आंसू निकला, गाल की हड्डी को छूता हुआ हाथ की पीठ पर जा गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कोई आवाज नहीं, बस इतने दिनों से दबाया हुआ दर्द अब बांध तोड़कर बह रहा था। आखिरकार वह ईमानदारी मिली जो वे चाहते थे, लेकिन जो इंसान कभी उन्हें दुनिया का सबसे संपूर्ण भरोसा दे सकता था, वह अब वापस नहीं आ सकता था। तलाकनामे पर दस्तखत के बाद के 2 वर्षों में गु कैंगसी ने बस 3 काम किए। पहला काम, सोंग हुआईशू का हिसाब। उसने उसके सारे आर्थिक स्रोत बंद कर दिए। सोंग हुआईजिन के नाम पर खरीदा गया अपार्टमेंट वापस ले लिया, साथ ही धोखाधड़ी और जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के आरोप में उसे अदालत तक घसीटा। अदालत ने जानबूझकर नुकसान वाला आरोप भले न माना, लेकिन धोखाधड़ी का आरोप अकेले ही उसे बर्बाद करने के लिए काफी था। और जो सबसे घातक था, उसकी सबसे मुश्किल घड़ी में एक हादसा हो गया। कर्जदारों से भागते हुए वह सीढ़ियों से गिर पड़ा, दोनों पैर बुरी तरह टूट गए। डॉक्टर ने कहा, बाकी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजरेगी। उस दिन से सोंग हुआईशू का नाम उसकी दुनिया से पूरी तरह मिट गया। दूसरा काम, वह अकेली शीशान कब्रिस्तान गई। इस बार न घुटने टेके न रोई, अपने साथ कंधे तक ऊंचा एक नन्हा बकाइन का पेड़ और एक फावड़ा लेकर आई। मालकिन लू की कब्र के ठीक बगल में उसने खुद अपने हाथों से गड्ढा खोदा, फिर उस नन्हे पेड़ को सावधानी से लगाया, मिट्टी भरी और पानी दिया। याद था, जब मालकिन लू जिंदा थी, उन्होंने एक बार उसका हाथ थामकर लू परिवार के पुराने घर में लगे पुराने बकाइन के पेड़ की तरफ इशारा किया था और खुशी से कहा था, किंगसी, ये मेरी पूरी जिंदगी की सबसे पसंदीदा खुशबू है, ये खुशबू मुझे सुकून देती है। उसने एक नया बकाइन का पेड़ लगाया और साथ ही एक अनंत प्रायश्चित की बुनियाद भी। उस दिन से हर महीने पूर्णिमा को वह खुद आकर पेड़ को पानी देती, फिर समाधि के सामने ताजे सफेद डेजी के फूलों का एक गुलदस्ता रख देती, चाहे मौसम कैसा भी हो। तीसरा काम, उसने वह फोटो फ्रेम ढूंढा, नीला फ्रेम जो लू युआन गू परिवार के दफ्तर में रखते थे, वही जिसका जिक्र जियांग लिनफेंग ने किया था, जिसमें चुपके से उसे आइसक्रीम खाते हुए खींची गई तस्वीर थी। तस्वीर लू युआन अपने साथ ले जा चुके थे। फ्रेम खाली था। उसने न तो फ्रेम फेंका न उसमें कोई नई तस्वीर लगाई। उस खाली फ्रेम को उसने अपनी मेज पर, उस रौबदार सीईओ की मेज पर, सबसे ज्यादा दिखने वाली जगह पर करीने से रख दिया, ताकि हर रोज नजर उठाते ही दिखे, जैसे वह खुद को याद दिलाती रहे क्या था उसके पास और किन हाथों से गंवाया। इन 2 वर्षों में गु कैंगसी ने लू युआन को नहीं ढूंढा। न जाने कितनी बार वह नंबर मिलाने को जी चाहा, उनकी आवाज़ सुनने को मन किया, लेकिन हर बार रुक गई। वह कॉल कभी नहीं हुई। लू युआन प्रदेश में रहे, चुपचाप शांति से। उन्होंने एक छोटा सा 1 मंजिला घर किराए पर लिया था, बगीचे वाला। एक छोटा सा वास्तुकला डिजाइन स्टूडियो खोला। जूरी हमेशा उनके साथ रहे, किसी बच्चे की तरह उनका ख्याल रखते। जूरी की नजर में लू युआन बेहद शांत इंसान थे, न ज्यादा गुस्सा न किसी को तकलीफ। रोज का काम था डिजाइन के नक्शे बनाना, कभी कभी पास के पार्क में टहलना। ऊपर से देखने पर लगता था उस साल जो हुआ वह सब पीछे छूट गया, जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। लेकिन जूरी को हमेशा लगता था उनके दिल का वह दरवाजा कभी सच में खुला नहीं। खासकर बेडरूम का दरवाजा हमेशा कसकर बंद रहता। बाहर चाहे जितनी सुंदर धूप हो, एक झिर्री तक नहीं खोलते थे। 2 साल बाद लू युआन उस शहर में लौटे जो जख्मों से भरा था। किसी को खबर नहीं की, एक साधारण सूटकेस लिए अकेले आए। बरसों बाद अपने शहर लौटकर सबसे पहले जहां गए वह था पश्चिम पहाड़ का कब्रिस्तान। सीढ़ियां चढ़ते रहे, एक एक कदम बहुत धीरे धीरे। मालकिन लू की कब्र पर पहुंचे। वह बकाइन का पेड़ खूब फला फूला था, एक इंसान की ऊंचाई से भी ऊंचा हो चुका था। टहनियों पर छोटे छोटे चमकीले पीले फूल झूल रहे थे। खुशबू गहरी और मीठी, वही खुशबू जो उनकी दादी को जीते जी सबसे ज्यादा पसंद थी। लू युआन उस पेड़ के नीचे चुपचाप खड़े रहे, उस भरपूर सुगंध और सुंदरता को देखते रहे। बच्चा लौट आया। वे रोए नहीं, शांत मन से तस्वीर के सामने खड़े हो गए। पिछले 2 वर्षों की छोटी छोटी बातें सुनाने लगे, जैसे कोई बच्चा दूर से लौटकर अपने सबसे करीबी इंसान से दिल की बात करता है। किंगसी से उनका कोई संपर्क नहीं था। इस शहर में लौटने के बाद भी उन्होंने सहज रूप से उन सभी जगहों से बचकर निकलते थे जहां अचानक उससे मुलाकात हो सकती थी। रात ढलने पर ही टैक्सी ली, उस विला की ओर लौटे। वह विला जो कभी उनका और गु कैंगसी का था। तलाक के बाद यह पहली बार था कि वे यहाँ आए। घर में साफ था कि कोई रहता नहीं, लेकिन जब चाबी से दरवाजा खोला तो पाया भीतर की सजावट सब कुछ वैसे ही था जैसे वे छोड़कर गए थे। शेल्फ पर किताबों की जगह तक नहीं बदली थी। वे लिविंग रूम के स्विच तक गए और दबाया। एक क्लिक के साथ वह विला जो 2 साल से अंधेरे में डूबा था अचानक जगमगा उठा। एक के बाद एक सारी बत्तियां जल उठी। उस तेज रोशनी ने पल भर में उस खामोश विला को, अगर वह दिन का वक्त होता। 2 सालों में यह पहली बार था कि इस विला की सारी लाइटें जली थीं। शहर के दूसरे छोर पर गु कॉर्पोरेशन की इमारत में ऊंचे दफ्तर में गुचिंगची एक दस्तावेज पर दस्तखत कर रही थी। अधिग्रहण का वह अनुबंध बेहद जटिल था। सहायक लिन हेंग अंदर आई।
उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। प्रेसिडेंट गु, विला के गार्ड ने अभी संदेश भेजा है, वहाँ की सारी लाइटें जली हैं। दस्तावेज पर कलम थामे गुचिंगची का हाथ जोर से कांप उठा। उसने नजर नहीं उठाई, आंखें अभी भी उस कागज पर टिकी थीं। देर तक चुप रही, फिर धीरे से कुछ बोली। लिन हेंग ने कुछ और नहीं कहा, चुपचाप पीछे हटी और दरवाजा बंद कर दिया। और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। गुचिंगची की हरकत थम गई थी। वह बस वहीं बैठी रही, उस विशाल मेज के पीछे, अकेली। उसकी निगाह उस मेज पर टिकी थी, उस सुनसान खाली नीले फोटो फ्रेम पर। अगला दिन महीने की 15वीं तारीख थी और यही वह दिन था जब गुचिंगची, चाहे कुछ भी हो जाए, यहीं चल जाए, मैडम लू की कब्र पर जाती थी। इस बदलाव में उसने कभी कोई फेरबदल नहीं किया था। उस दिन आसमान चमकदार नीला था। गुचिंगची ने काला विंड ब्रेकर पहना। गुचिंगचेन वहीं खड़ी रह गई, हाथ में थामे डेजी के फूलों की रैपिंग हवा में सरसराने लगी। वह उसकी पीठ को देखती रही। पिछले 2 सालों की तड़प, पछतावे की वह जलन, उस पल वह सब कुछ गर्म आंसुओं में बदल गया। आंखों में उमड़ आए। लू युआन धीरे धीरे मुड़ा। 2 लंबे साल उसके चेहरे पर जैसे कुछ निशान छोड़ गए थे। वह थोड़ा दुबला हो गया था, चेहरे की रेखाएं और पैनी हो गई थी, मगर वही नरम आंखें जैसी पहले थी वैसी ही। दोनों ने एक दूसरे को देखा। न वह बेतहाशा पुकार थी जिसकी कल्पना की होती, न वह करुण रुदन, और न वह भरपूर आलिंगन जो लंबी जुदाई के बाद मिलन पर होता है। बस खड़े रहे उस ओस्मेंथस के पेड़ के आर पार, 10 कदम से भी कम की दूरी पर वे 10 कदम जैसे एक ऐसी अनंत खाई बन गए थे जिसे पार करना नामुमकिन था। गुचिंगची की नजर उस पर टिकी, फिर उसके हाथ में थामे ओस्मेंथस केक पर जा ठहरी। यह वही केक था जिसे बनाना उसने सीखा था, पर उसकी दादी के हाथ जैसी वह खुशबू वह कभी नहीं ला पाई। वह आगे नहीं बढ़ी, बस उन सफेद डेजी के फूलों का गुलदस्ता लेकर उस पेड़ की जड़ों में धीरे से रख दिया। फिर सिर उठाकर लू युआन की आंखों में देखा और बेहद हल्की सी मुस्कान दी। ओस्मेंथस खिलाई है, दादी माँ को जरूर पसंद आएगी। लू युआन ने उसे देखा। 2 साल पहले की उस औरत से जो हमेशा अलग थलग रहती थी, हर चीज पर काबू रखती थी, अब उसकी आंखों के कोनों पर एक नई झुर्री सी उभर आई लग रही थी। उसकी आंखों की वह तीखी चमक पूरी तरह जा चुकी थी। वह देर तक चुप रहा। हवा में ओस्मेंथस केक की महक तैरती रही। उसने उसे देखा और अंत में हल्के से सिर हिलाया। पेड़ पौधे खूब अच्छे से बढ़ रहे हैं। गुचिंगची की आंखें फौरन लाल हो गईं। वह मुस्कुराई। इस बार न वह कड़वी मुस्कान थी, न दिखावटी, बल्कि एक शांत सच्ची मुस्कान थी जो दिल की गहराई से आई थी। उसने उसे एक आखिरी बार गहरी नजर से देखा, जैसे उसका चेहरा अपनी हड्डियों में उकेर लेना चाहता हो। फिर मुड़ा और ओस्मेंथस के फूलों से ढकी उस छोटी सी पगडंडी पर चल पड़ा, पहाड़ी से नीचे उतरते हुए। लू युआन वहीं खड़ा रहा, देखता रहा उसे उस ओस्मेंथस के पेड़ के पास से गुजरते हुए, जमीन पर बिछी चमकीले पीले फूलों की चादर पर कदम रखते हुए, धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल होते हुए, जब तक वह पहाड़ी के उस मोड़ पर बिल्कुल दिख न बंद हो गई। एक गाड़ी चुपचाप खड़ी थी। चुनहाट गाड़ी में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने पहाड़ी पर 2 आकृतियां देखी, एक पेड़ के आर पार 10 कदम की दूरी पर। दोनों में से कोई दूसरे की तरफ नहीं बढ़ा। उसने एक आंसू पोंछा और धीरे से बुदबुदाई, ये दोनों बच्चे भी कुछ अजीब ही हैं। हवा चलती रही। ओस्मेंथस का पेड़ उस शरद की बैर में चुपचाप बढ़ता रहा। आगे क्या होगा यह किसी को नहीं पता था, पर कम से कम इस पल में दोनों ने एक विदाई का सम्मान करना सीख लिया था और एक ऐसी आसक्ति को छोड़ना सीख लिया था जो अब आगे नहीं चल सकती थी।